जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग की तैयारी जो है बिहार शिक्षक बहाली का जो 7वां चरण चल रहा है, मैं उसकी तैयारी के लिए बहुत जो है मेहनत कर रहा हूं और आप लोग को सोच रहा हूं कि आप लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीका से हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कुछ सरकार के द्वारा नियम लगा दिए गए हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब लेक्चर को बना रहे हैं जो बिहार से रिलेटेड है। और ये तो आप लोग को भी पता हो गया होगा कि बीपीएससी अब आपका एग्जाम लेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सोचा कि चलिए आप लोग के समक्ष ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें बिहार से संबंधित सारे प्रश्न लेंगे और बहुत बेहद जानकारी भी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने हैं तो एक परिवार की भांति हैं और आप लोग मेरे भाई गुरुजन, अब बड़े मित्र सब हैं। तो आप लोग इस चैनल पर आए हैं, विजिट किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, एक भाई के नाते, एक गुरु के नाते या गुरुजन के नाते। तो आप लोग कहीं स्नेह प्यार इस चैनल पर बना रहेगा। तो आप लोग इस चैनल पर भरपूर सपोर्ट कीजिएगा, एक दूसरे को भी 5 लोगों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे 5 से 10, 10 से 20 ऐसे लोग हो सकते हैं। तो बस यही आप लोग का इन्फॉर्मेशन देना था। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे लाते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आगे भी बहुत अच्छे प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर जो प्रश्न करे कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिले कौन कौन से। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो मधुबनी और पूर्वी चंपारण, मधुबनी और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और दरभंगा, और पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न के हिसाब से सही हो रहा है कि मधुबनी और दरभंगा जो जिला है बिहार का, यहाँ पे मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला जो है ये बन गया। कौन कौन सा? तो एक मधुबनी और एक दरभंगा। उसी तरह अगर बात की जाए कि पश्चिमी चंपारण जिलों को में भी अब मत्स्य उत्पादन करने की असीम संभावनाएं बढ़ती जा रही है। अब वहां पर भी जो है मछली उत्पादन किया जा रहा है। अब उसी को भी इस जो मधुबनी और दरभंगा है, इसमें भी अब उसको शामिल कुछ दिनों के बाद कर दिया जाएगा। कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण। ओके, इसके बाद देखिए आते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 2 नंबर प्रश्न कर है कि जनजाति और जिल के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब जनजाति इसमें चुनना है कि कौन सा जनजाति और जिला जो है, जिला यहाँ पे होना चाहिए, कौन सा सही है। तो यहाँ पे ए विकल्प में दिया है संथाल जो है जनजाति बांका में मतलब रहता है, मुंडा जनजाति जमुई में, उराव जनजाति भोजपुर में, और खरवार जो है भागलपुर में। तो यहाँ पे ध्यान इस पॉइंट को भी रखना होगा कि नहीं से प्रश्न अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जल्दबाजी में पढ़कर उस ऑप्शन को गलत कर देते हैं। तो बस यही चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि नहीं वाला ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही है। मुंडा जो जनजाति है जमुई जिले की नहीं है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन और बी, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न कर रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र बोला गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले कौन से हैं? उत्तर पूर्वी है कि उत्तर पश्चिम है कि दक्षिण पूर्व होगा कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। उत्तर पश्चिमी जो जिला है यहाँ पे ये कृषि जलवायु क्षेत्र माना जाता है। कौन कौन सा? तो उत्तर पश्चिमी जिला, क्योंकि जो बिहार जो है लगभग 92.4 समथिंग कह सकते हैं 1000 वर्ग किलोमीटर इसका भौगोलिक क्षेत्र है। इस चीज को भी आप लोग को भी ध्यान रखना होगा। भौगोलिक क्षेत्र बिहार का पूछा जाता है परीक्षा में कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 92.4 हजार वर्ग किलोमीटर। उत्तरी बिहार की अगर बात की जाए
अगर उत्तरी बिहार, माफ कीजिएगा, हाँ उत्तरी बिहार की अगर बात की जाए तो इसमें उत्तरी बिहार जो हो जाएगा 53.3 वर्ग किलोमीटर, 53.3 वर्ग किलोमीटर के साथ इसका भौगोलिक क्षेत्र है। उसके बाद अगर बात की जाए कि दक्षिणी बिहार का, दक्षिणी बिहार में देख लेते हैं। दक्षिणी बिहार का अगर बात की जाए भौगोलिक क्षेत्र कितना हो जाएगा, 40.9 वर्ग मतलब 1000 वर्ग किलोमीटर। इस चीज को भी आप ध्यान दे दीजिएगा। ओके, और जो दक्षिणी बिहार हो जाएगा ये गंगा नदी के साथ दो भागों में विभाजित भी हो जाता है। और तो इसलिए यहाँ पे उत्तर पश्चिमी जो जिला हो रहा है यह कृषि जलवायु क्षेत्र से सबसे अधिक जिला होता है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कितना है तो 92.4 हजार वर्ग किलोमीटर। उत्तरी बिहार का कितना है तो 53.3 वर्ग किलोमीटर। और दक्षिणी बिहार का कितना हो जाएगा तो 40.9 हजार वर्ग किलोमीटर। और जो दक्षिणी बिहार है यह दो भागों में विभाजित हो जाता है गंगा नदी के अकॉर्डिंग। ओके, आगे देखिए, अगले प्रश्न पे आते हैं, चौथा प्रश्न पे। चौथा यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि चौथा प्रश्न कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है तो बरेला जिला कि खड़गपुर जिला, कवर जिला और राजगीर जिला। तो यहाँ पे विकल्प जो सी हो रहा है ये सही हो रहा है। कवर जो जिला है ये बिहार का पहला रामसर स्थल होता है, रामसर स्थल होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो बेगूसराय की कांवर झील है ये देश का कितना देश, ये जो भारत देश है इसका 39वां कितना है तो 39वां रामसर साइट इसको बोलते हैं। स्थल जो है वही चीज है, रामसर साइट घोषित किया गया। और यह बिहार का पहला रामसर साइट है, मतलब रामसर स्थल है। 39वां जरूर आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे जो 5 प्रश्न करे कि बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है, आयतकार है कि त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है कि गोलाकार है। तो जरूर आपको यह पता होना चाहिए कि जो बिहार राज्य की जो भू आकृति है वह आयताकार है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। कैसा है तो आयताकार है। ओके, इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे जो 6 प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा जलकुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है। लक्ष्मण कुंड, इसके बाद सूर्य कुंड, गोमुख कुंड और मकदुम कुंड। अगर आप राजगीर गए हैं तो आप वहां पे अगर गए हैं तो जरूर आपको इसके बारे में जानकारी हो गया कि राजगीर में कौन सा जलकुंड नहीं है। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण जो कुंड हो रहा है ये जो है राजगीर में नहीं है। बाकी यहाँ पे सूर्य कुंड, गोमुख कुंड और मकदुम कुंड जो है ये तीनों कुंड जो है राजगीर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाइए राजगीर घूमिए, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने में। तो एक बार आप उसका जो है सैर जरूर कीजिए। 7 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया और कैमूर। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य की बात किया है। तो उदयपुर जो वन्य जीव अभयारण्य है यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थापित है, मतलब पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ओके, और ये हाँ ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पे दिया गया है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, पूछा जाता है प्रश्न तो पश्चिमी चंपारण में। या ये इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से पश्चिमी चंपारण में कौन सा अभयारण्य है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वहां पे वन्य जीव अभयारण्य दिया रहेगा। तो आपको इस चीज को याद होगा तो आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं। 8 प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या जो 8 का है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कोसी, गंडक, बागमती, सोन। तो जो राजपुर नहर परियोजना है ये कोसी नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि यह जो नहर है पूर्वी कोसी नहर का विस्तार के रूप में जाना जाता है, जो बिहार के सहरसा जिले में है। जो बिहार के कौन से जिले में है तो जो बिहार के सहरसा जिले में है। कौन सा जिले में है
तो सहरसा जिले में है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 9। यहाँ पे जो 9 प्रश्न कर है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है। तो पीछे के लेक्चर में मैंने जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में डिस्कशन या चर्चा जरूर किए थे। तो अगर आप पीछे का लेक्चर देखे हैं तो वहाँ पर इस प्रश्न आया होगा, तो आप उसको जरूर सही कर सकते हैं। जरूर आप लोग को हम बताए थे कि देखिए आप लोग एक एक पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, कहीं से बन सकते हैं। तो इसलिए मैं सारे प्रश्नों को अच्छे से व्याख्या करते चल रहे हैं, जिससे प्रश्न आगे बनने की उससे ज़्यादातर संभावनाएं रहती है। तो NH21, NH30, NH31, NH57 मतलब 57। तो जो NH31 है, NH31 है, ये बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। अब रही बात कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आज भी मैं आप लोग को बता देते हैं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राज्य मार्ग। ओके, अब ये कौन सा है, तो आप लोग उस चीज़ को जरूर याद कीजिएगा कि NH133B, कल हम ये बताए थे, NH133B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा, तो NH31। आगे देखिए प्रश्न 10 जो प्रश्न कर रहा है कि बिहार जो है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को। तो जो बिहार पृथ्वी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है जो बिहार से संबंधित है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, केवल बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको जानकारी होगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कब, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 11 जो प्रश्न यहाँ पे है कि बरनार परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है। बरनार परियोजना है एक, इससे कौन सा जो जिला है लाभान्वित होता है, क्योंकि जो है बरनार एक जलाशय है, एक वही उसी को परियोजना नाम दिया गया है, एक जलाशय है जिसका निर्माण जो है जमुई जिला में हुआ है। और यहाँ से इस जलाशय से बहुत सारे यहाँ पे जो हजारों किसान हैं उनको बहुत लाभान्वित होता है, बहुत फायदा होता है। तो कौन सा है, तो मैंने अभी बता दिया, मुंगेर, भागलपुर, कैमूर और जमुई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। जमुई जो है, जमुई में बरनार परियोजना जो है ये किसानों को, हजारों किसानों को लाभान्वित करता है। एक जलाशय है और ये योजना जो है पूरी होने पर जिले के सोना, झाझा, गिंदौर, खैरा प्रखंड में सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराता है। कौन सा, तो बरनार जलाशय परियोजना। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न कर रहे हैं कि बिहार में कृषि जोत का औसत आकार कितना है। तो 0.38 हेक्टेयर, 0.39 हेक्टेयर, 0.40 हेक्टेयर और 0.41 हेक्टेयर। तो कृषि जोत का जो औसत माना जाता है हेक्टेयर में, तो 0.39 हेक्टेयर जो है ये ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, 0.39 हेक्टेयर। ओके, इसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न पे, 13 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न लिया गया है कि ककोलत जल प्रपात कहाँ स्थित है। तो साथियों जहाँ जहाँ पे फिगर की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे मैं आपके समक्ष फिगर को भी रख दे रहे हैं। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। और पीछे के लेक्चर में इसके भी बारे में मैंने आप लोग को जरूर बताया है। नवादा, कैमूर, रोहतास और भोजपुर। तो नवादा जिले में जो है ककोलत जलप्रपात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठंडा ठंडा कुल है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर जाइए और इस चीज़ का जरूर आनंद उठाइए। आप लोग बिहार में अगर जाते हैं तो नवादा जिले में, और जो भी निवासी नवादा के हैं तो उनका खैर बात ही नहीं है। तो जो नवादा के नहीं है तो आप जाइए ककोलत जल प्रपात के पास, और वहाँ पर जाने के बाद आप वहाँ का खुद आनंद अच्छे तरीक़ा से उठाइए। 14 प्रश्नों को देखिए। 14 यहाँ पे जो प्रश्न लिया गया है
बिहार की राजधानी पटना से संबंधित है। 14 प्रश्न करे कि बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगे हैं। मतलब पटना से कहने का मतलब इसका है कि बिहार की राजधानी जो पटना है इससे सटे हुआ कौन कौन सा जिला, मतलब इससे सटे कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 9 जो जिले हैं यहाँ पे बिहार की राजधानी पटना से सटे हुए हैं। कौन कौन सा 9 जिला है तो ध्यान से एक बार जरूर सुन लीजिएगा। लिखना तो संभव नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं, आप लोग उसको जरूर सुन लीजिएगा। जो बिहार की राजधानी पटना है उससे सटे 9 जिले हैं। कौन कौन सा? भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। ये जो है 9 जिले हैं जो बिहार की राजधानी पटना से संबंधित है, मतलब सटे हुए हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 15 प्रश्न पे 15 जो प्रश्न कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शिवहर, शेखपुरा, अरवल और मुंगेर। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है इस चीज को भी आप एक लाइन में याद कीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है, एक जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया है, सबसे छोटा जिला की बात किया है और सबसे बड़ा जिला भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे शिवहर जो हो रहा है ये शिवहर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है और इसकी ये भी जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी जो है छोटा जिला कौन सा है। अब यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है या दिमाग में आपका आ भी सकता है प्रश्न कि अच्छा सर ये तो आपने बता दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, तो ये भी तो आप बता दीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा हो जाएगा। ओके, ये आप लोग को बता दिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। और जो शिवहर ये जो जिला बना था सबसे छोटा जिला कब बना था इसको भी पूछा जाता है। तो इस चीज को अब आप याद कीजिएगा कि 6 अक्टूबर 1994 6 अक्टूबर 1994 को यह शिवहर जिला बना था, यह शिवहर जिला बना था। ओके, इतना आप लोग का क्लियर हो गया। एक साथियों और बताते हैं कि एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा है। बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा है। तो अगर उच्चतम साक्षरता दर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आता है रोहतास जिला का आता है। रोहतास जिला का सबसे पहले आता है। कितना प्रतिशत? तो 75 पॉइंट कह सकते हैं, समथिंग कितना जा सकता है तो 59%, 75.59% जो है बिहार में सबसे ज़्यादा जो शिक्षित जिला होता है रोहतास है। इसके बाद जो सबसे कम होता है ये सबसे ज़्यादा है रोहतास का। और सबसे कम कौन सा जिला है इसको भी आप याद करना होगा। तो पूर्णिया जो जिला है, जो पूर्णिया जिला है यह सबसे कम साक्षरता दर है, 52.49% है। कितना है? तो 52.49% है। ठीक है। और इसमें बिहार में जो सबसे उच्चतम महिला साक्षरता दर कौन सा है। अब महिला की बात कर रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, एक एक पॉइंट को ध्यान में रख कर चलना होगा। महिला साक्षरता दर कितना है, कौन सा जिला है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो मुंगेर जिला है, जो मुंगेर जिला, इसकी जो कितना है तो 65 पॉइंट समथिंग कह सकते हैं 53% है। तो तीनों चीज जरूर आप ध्यान में रखिएगा। उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला रोहतास हो जाएगा 75.59, कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा, और महिला साक्षरता दर वाला जिला मुंगेर 65.53। आगे देखिए प्रश्न 16 प्रश्न कर रहा है कि बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं, 25, 31, 44 और 40। तो जरूर आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे जो 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की भी, ये तो लोकसभा का 40 हो गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा की सीट कितना है, बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है। तो राज्यसभा की जो सीट है 16 सीट है और लोकसभा की सीट कितना है 40 है। आगे देखिए प्रश्न 17। यहाँ पे जो 17 प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का क्या प्रतिशत है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या पूछा गया है 8.9%, 10.47%, 11.06% और 14.42%। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को सही कर रहे हैं कि 10.47% जो है यहाँ पे सही हो रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या जो था लगभग 10.47% के समथिंग था। ओके, इसके बाद देखिए 18 प्रश्न। 18 जो प्रश्न है कि बिहार में किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, गया, नालंदा, वैशाली, जमुई, गोपालगंज, सिवान, पटना, नालंदा और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और किशनगंज। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये सही होगा, गोपालगंज, सिवान, पटना और नालंदा। ये बोला गया है कि कौन सा जो जिला है महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है। तो यहाँ पे 4 जिला जो है आपको देखने को मिल रहा है, एक गोपालगंज जिला, सिवान जिला, पटना जिला और नालंदा, माफ कीजिए, हाँ, नालंदा जिला। ओके, इसके बाद देखते हैं प्रश्न 19। यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि बिहार का आर्थिक आधार क्या है। ये तो जरूर आपको पता होना चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चों को भी इसके बारे में बताया जाता है। तो जो हम लोग का भी देश जो माना जाता है कि भारत देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो बिहार का जो आर्थिक आधार माना जाता है, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कृषि माना जाता है। ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। ठीक है, बिहार का आर्थिक आधार कृषि है और जो हम लोग का भारत देश है ये एक कृषि प्रधान देश भी है। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 जो प्रश्न कर रहे हैं कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था। 603 ईस्वी में, 633 ईस्वी में, 673 ईस्वी में कि 687 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। 673 ईस्वी में चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किए थे, 673 ईस्वी में। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 21 जो प्रश्न लिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा में है, मुंगेर में, भागलपुर में कि पटना में। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है वह भागलपुर जिला में स्थित है। कौन सा जिला में है? तो भागलपुर जिला में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब 8वीं शताब्दी में, कब तक, जब 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक, 8वीं शताब्दी में कौन से वंश के शासक? तो पाल वंश। इसको भी ध्यान रखना होगा। पाल वंश के जो संस्थापक हैं ये कौन है? पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इतिहास का प्रश्न है। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल के द्वारा बिहार जो प्रांत है यहाँ पे भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वीं शताब्दी में पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल के द्वारा भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 22। यहाँ पे जो 22 प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिहार का जनजातीय विद्रोह है। बहुत अच्छा प्रश्न लिया गया है। जनजातीय विद्रोह है मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाली विद्रोह की उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है कि बिहार का जो जनजातीय विद्रोह है, मुंडा विद्रोह भी शामिल है यहाँ पे, और कोल विद्रोह और संथाली विद्रोह भी शामिल है। ये तीनों जो है ये बिहार की जनजातीय विद्रोह ही है, जनजातीय विद्रोह है। जरूर आप इस चीज़ को याद करना होगा, पूछा जाता है प्रश्न। मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाली विद्रोह, ये तीनों जो है ये बिहार के जनजातीय विद्रोह में शामिल है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 23 नंबर। यहाँ पे जो 23 प्रश्न कर है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। तो प्रफुल्ल चंद्र, खुदीराम बोस, केदारनाथ चटर्जी, बाबू ठाकुर दास। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को सही हो रहा है। खुदीराम बोस को जो है जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसमें 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में उनको फांसी दिया गया था। 13 जुलाई कब, तो यहाँ पे डेट नहीं दिया गया, लेकिन मैं आप लोग को बता देते हैं कि खुदीराम बोस को 13 जुलाई,
थोड़ा सा साथियों, 13 जुलाई 1908, 13 जुलाई 1908 को अलीपुर सेंट्रल जेल में उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। किसको? खुदीराम बोस को 13 जुलाई 1908 के। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 24 प्रश्न पे। 24 जो यहाँ पे प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न है। तो जयप्रकाश नारायण, सचिंद्र सान्याल, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि सचिंद्र सान्याल जो है ये 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे। कौन? तो सचिंद्र सान्याल। इसके बाद देखिए 25 प्रश्न। 25 जो प्रश्न कर है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने नेपाल के तराई क्षेत्र में किस प्रशिक्षण केंद्र का गठन किया था? आजाद क्रांति, आजाद दस्ते, आजाद हिंदुस्तान, आजाद आवाज। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, आजाद दस्ते। आजाद दस्ते का जो गठन है 1942 के आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा जो है किया गया था। जयप्रकाश नारायण, इस जरूर याद कीजिएगा, जयप्रकाश नारायण का नाम आया है यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण। फिर से आजाद दस्ते का गठन जो है 1942 के आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और उनके अन्य जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा किया गया था। आगे आते हैं प्रश्न 26। 26 प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पटना, रोहिणी जो है देवघर में, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर भोजपुर में है। कहाँ से हुआ था? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, रोहिणी से शुरू हुआ था, क्योंकि बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 देवघर जिले के रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली, देखिए कौन कौन से अली हैं, तो एक अमानत अली हो जाएंगे, एक सलामत अली होंगे, कौन से? तो सलामत अली और शेख हारो, ये तीनों जो हैं इन्होंने बगावत कर अंग्रेज अफसरों को मार दिए थे। 12 जून 1857 को देवघर जिले में रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो के द्वारा बगावत कर अंग्रेज अफसरों को मार दिया गया था, जिस पर उन्होंने इस जुर्म जो किया था तो 16 जून, कब? तो 16 जून 1857 को आम के पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दी जाती थी। इसी तरह यह बिहार की क्रांति में यह शुरुआत हुई। ओके साथियों, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 27 जो प्रश्न कर रहे हैं कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन सही हो रहा है कि रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे सही हो रहा है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण जो है किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल जी के दिया था, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने महात्मा गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात किए थे और वहां से चंपारण आने का इनसे अनुरोध किए थे। तो साथियों, मैंने 27 प्रश्नों को लिया था। ये प्रश्न आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप इस चैनल पर नए विजिट के हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस चैनल को आप सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।